प्रश्न, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशनड इन 1966 में, 1969 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1968 में या फिर 1967 में। तो जो भारत का पहला परमाणु स्टेशन था वो 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1969 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वो राइट ऑप्शन है, 1969। और ये जो पहला परमाणु स्टेशन था ये कहाँ पे बनाया गया था? तो ये पहला जो परमाणु स्टेशन था वो महाराष्ट्र के तारापुर में बनाया गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के तारापुर में। किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से, यूएसए की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। अब तक जो है वो भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? अगर हम बात करें भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं तो टोटल अब तक भारत में टोटल 8 परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं और 23 परमाणु रिएक्टर हैं, 23 परमाणु रिएक्टर हैं। भारत का अगर सबसे बड़ा परमाणु स्टेशन की बात किया जाए तो जो भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु स्टेशन है, एक और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु स्टेशन कहाँ पे है? तो ये जो है तमिलनाडु में है। इसका नाम जो है वो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे बड़ा है। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दुनिया का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो अमेरिका ने किया था 1945 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? जो पहला परमाणु परीक्षण था दुनिया का उसको तो अमेरिका ने 1945 में किया हुआ था, लेकिन भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 28 मई 1974 को किया था राजस्थान के पोखरण में, जिसका नाम था, उस मिशन का जो नाम था वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। उस वक्त की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज इन उत्तराखंड? इनमें से हमारे पास में 4 परियोजनाएं दी गई हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी परियोजना ऐसी है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जैसे टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? बिल्कुल सही, ये पहला ऑप्शन ही सही है। ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में कौन सी नदी पर है? तो ये भागीरथी पर है, भागीरथी नदी पर है। यह जो है भागीरथी पर, और ये जो परियोजना है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है और दुनिया का ये 5वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत में सबसे ऊंचा और दुनिया में ये 5वां सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे ऑप्शन की, तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? किस पे है? सतारा पे, सतारा नदी पर है ये। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो है वो है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में किस पे? जोग जलप्रपात पर है। जोग जलप्रपात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जोग जलप्रपात पे है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी पर है। इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? अदिश राशि क्या होती हैं? अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें शो करने के लिए, यानी कि जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए परिमाण की केवल आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होंगी? अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया। इन सब को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के बाद हम बात करें तो आयतन हो गया, कार्य हो गया।
कार्य के बाद में चाल हो गई, ये सब जो हैं ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सभी अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो हमारे सामने इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मोमेंटम, जिसे हम संवेग के नाम से जानते हैं, फोर्स बल, मास द्रव्यमान, वेलोसिटी। तो इसमें जो मास है यानी कि जो द्रव्यमान है यह एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अगर हम बात करें सदिश राशि की बात करें तो इसमें हमें किस किस की जरूरत पड़ती है? परिमाण प्लस दिशा, दोनों की हमें इसमें जरूरत पड़ती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो वेग हो गया, त्वरण, बल, भार, संवेग हो गया और हो गया विस्थापन, और भी बहुत सारी हैं। इतने जो हैं ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, यहाँ पे अवार्ड्स में एक डी ज़्यादा हो गया है, अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ ओनली म्यूजिक। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? जैसे टैगोर पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार है, कैनर्स कांस पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है। टैगोर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? टैगोर पुरस्कार जो है वो संस्कृत सद्भाव के क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र से संबंधित है। ऑस्कर अवार्ड जो है वो फिल्म व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित है, यह फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। कैनर्स अवार्ड जो है वो फिल्मों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत से संबंधित है, ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत से संबंधित है, या केवल केवल जो है वो संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अब तक ग्रैमी अवार्ड जो है वो 66 बार दिया जा चुका है, 66 बार, सबसे ज़्यादा बार कंडक्ट हो चुका है, यानी कि जो 66 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड अब तक कंडक्ट हो चुका है। इससे सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले पर्सन कौन है? सबसे ज़्यादा बार बियॉन्से ने जीता है। ये कौन है? एक सिंगर है अमेरिका यूएसए की, जिन्होंने अब तक इसको 32 टाइम्स ग्रैमी अवार्ड को जीता हुआ है। अगर हम भारतीय विजेताओं में इसके बारे में जानें कि भारत में इसके कौन कौन से विजेता हैं, तो पंडित रविशंकर जी, जाकिर हुसैन, AR रहमान और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को भारत में जीता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स बेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 35वें 35वें संविधान संशोधन में, 36वें में, 42वें में या फिर 44वें में? आइए हम एक एक करके जानते हैं। 35वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया है? 35वें संविधान संशोधन में तो ये बताया गया है कि सिक्किम को बस सिक्किम को जो है वो है एक सहराज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें तो सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला है। 36 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। 42nd की अगर हम बात करें तो इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में ये संवैधानिक संशोधन जो है वो 1976 में किया गया था। कब किया गया है? 1976 में किया गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन होगा। आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक और है यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये जो है वो संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया गया है। इसमें ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज मेड बाई, किसके द्वारा किया गया था? VKRV राव के द्वारा, या फिर दादा भाई नेरोजी के द्वारा, SD तेंदुलकर के द्वारा, या फिर PC महलनोबिस के द्वारा? तो यहाँ पर ये जो है पहला प्रयास जो है वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है वो सही है।
दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले एशियाई पहले व्यक्ति थे। ये पूरे एशिया से ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले ये पहले पर्सन थे। इन्हें जो है द ग्रैंड मैन ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका एक दूसरा नाम है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग किया था। सबसे पहले, एक बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले स्वराज्य की मांग इन्होंने ही की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र नहीं है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, हार्ट हृदय, ब्लड रक्त, आर्टरीज धमनियाँ। इनमें से कौन सा ऐसा तंत्र है जो कि परिसंचरण तंत्र नहीं है? तो इसमें से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो परिसंचरण तंत्र नहीं है। यह एक क्या है? पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र है, ना कि ये परिसंचरण तंत्र का अंग है। बाकी ये तीनों जो हैं, हृदय, रक्त और धमनियाँ, ये तीनों परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? सूर्य की जो ऐसी सतह जो हमें दिखाई देती है, जो चमकती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल, फोटोस्फेयर, वातावरण या फिर क्रोमोस्फेयर। तो उसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। ऐसी सतह सूर्य की जो चमकती रहती है उसे हम फोटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? मोपला विद्रोह, द मोपलाज रिवेलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर्स 1917 से 1990 के बीच में, या फिर 1923 से 1924 के बीच में, या फिर 1921 से 1922 के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 है 1914 से या फिर 1915 के बीच में। तो ये जो है वो 1921 से 1922 के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड था। मोपला विद्रोह था क्या? मोपला विद्रोह जो है वो केरल के तट पर रहने वाले मुस्लिम किसानों के द्वारा किया गया था। ये जमींदारी के अत्याचार से परेशान होकर मोपला जो वहाँ पे जो भी लोग थे, जिन्हें हम मोपला कहते हैं, वहाँ पर मुस्लिम जो भी थे, उन्होंने विद्रोह किया था अत्याचार, जमींदारों के अत्याचार से परेशान होकर के। इस विद्रोह का जो मुख्य नेता थे वो अली मुसलियार थे। कौन थे इसके जो मुख्य नेता थे? अली मुसलियार थे। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो लगान की उच्च दर था। नजराना और दमनकारी तरीके से लगान की वसूली थी, जो कि विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, येन कहाँ की मुद्रा है? एन इज द करेंसी ऑफ। एन जो है वो कौन से कंट्री की मुद्रा है? मालदीव की है, जापान की है, बाली की है, या फिर दक्षिण कोरिया की है? तो येन जो है वो कहाँ की है? जापान की है। येन जो है वो जापान की मुद्रा है। बाली की मुद्रा, बाली तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की जो मुद्रा होती है वो इंडोनेशियन रुपया होता है। इंडोनेशियन रुपया होता है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात किया जाए तो ये दक्षिण कोरियाई वॉन कहते हैं। दक्षिण कोरियाई वॉन के नाम से उसे हम जानते हैं। मालदीव की मुद्रा का नाम है मालदीवी रुफिया। मालदीवी रुफिया बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी? टिप्पू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, या फिर अली वर्दी खान? किसने लड़ा था? तो वो थे सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? प्लासी का जो युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी जो था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो है वो लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी। किसने जीता था? लॉर्ड क्लाइव की इसमें जीत हुई थी। इस जीत के बाद में लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे कहते हैं? इचलर को, एंजाइलर को, कार्ल लीनियस को, या फिर बैंथम और हुकर को? तो इसमें जो है वो कार्ल लीनियस को, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कार्ल लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी की थी? कॉमनवेल्थ जो है वो खेल से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ऐसा कौन सी कंट्री है इन 4 ऑप्शंस में से जिसने 5 बार इसकी मेजबानी किया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड? तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी किया है। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट जो है वो 1930 में हुआ था। कहाँ पर? कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। यह कितने वर्ष पे होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारत इसमें पहली बार 1934 में लंदन कॉमनवेल्थ में इंडिया ने पहली बार 1934 में इसमें भाग लिया हुआ था। सन 2022 जो अभी जल्दी में कॉमनवेल्थ कहाँ पे खेला गया था? लेटेस्ट जो है वो सन 2022 में हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है? तो वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। अगला जो है वो सन 2026 में होगा। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ जो है वो कहाँ पे खेला जाएगा? तो वो खेला जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेला जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत ने भी क्या कभी कॉमनवेल्थ की मेजबानी किया है, तो हाँ किया हुआ है। कब किया था? भारत ने जो है इसकी मेजबानी कब किया है? भारत मेजबानी इसकी जो है सन 2010 में किया था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये भारत के दिल्ली शहर में आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द साहित्य अकादमी इज अ हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलोर में है, न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है या फिर मुंबई में है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में स्थित है। भारत की नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल भी है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करें तो 1954 में हुई थी। यह भारतीय संविधान के यह अवार्ड जो है भारतीय संविधान के 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि 22 भाषाएं वो जो संवैधानिक है प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है? द फेमस गोल गुंबद इज लोकेटेड इन पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो ये जो है वो कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? गोल गुंबद का निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो इसका 1626 से लेकर के 1656 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, ठीक ना। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? पहले की बात किया जाए तो सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है वो ये सबसे बड़ा गुंबद है, पहला सबसे बड़ा गुंबद है। ये कहाँ पे है? तो ये रोम में स्थित है। अगर हम बात करें कि ये प्रसिद्ध गोल गुंबद किस शैली पर बना हुआ है, तो ये दक्कन शैली पर बना हुआ है। दक्कन
शैली पर बना हुआ है। मोहम्मद आदिल शाह कौन थे? तो ये शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल के दौरान हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वायसराय, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड इरविन के समय काल में? किसके कार्यकाल के दौरान में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। इनका जो कार्यकाल था वो था 1916 से लेकर के 1921 के बीच में था। ये तब तक वायसराय थे। जलियांवाला बाग जो ये हुआ था नरसंहार, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गोली चलाने की, इसमें जो गोली चलाने का आदेश था वो किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश था वो जनरल डायर ने दिया हुआ था। इसी शासनकाल के दौरान इनके जो 1916 से लेकर के 1921 का शासनकाल है, इनके शासनकाल के दौरान अन्य महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी लखनऊ का अधिवेशन इन्हीं के शासनकाल के दौरान में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। रॉलेट एक्ट आया इन्हीं के कार्यकाल के दौरान में। खिलाफत आंदोलन भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान में हुआ। असहयोग आंदोलन भी इन्हीं ही कार्यकाल के दौरान हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, उर्वरकों की क्रांति का संबंध किस रंग से है? विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स? पिंक, गुलाबी, ग्रे, भूरी, ब्लैक, काली, गोल्डन, सुनहरा। कौन से कलर से संबंधित है? तो ये जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है, भूरे कलर से संबंधित है। कौन सा? रिवोल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों की क्रांति जो है वो भूरे कलर से संबंधित है। अगर हम बात करें कि गुलाबी क्रांति से कौन सी है, तो ये है झींगा मछली के उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक क्रांति जो है, काली क्रांति, ये कच्चे तेल के उत्पादन से, कच्चे तेल के उत्पादन से है। गोल्डन जो है वो जो है फल उत्पादन से है। एक और पूछी जाती है इसमें, लाल क्रांति जो है तो वो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? Which of the following state has a legislative council? हिमाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन से में ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद है? विधान परिषद की बात किया जा रहा है तो कौन सा राज्य है? वो है आंध्र प्रदेश। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और है तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। 2019 में जम्मू कश्मीर से जो है विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था, सन 2019 में है। अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत विधान परिषद का गठन और विघटन जो है वो कौन करता है? तो संसद करती है। ये बात याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड? शिकागो, न्यू जर्सी, बोस्टन, न्यूयॉर्क, कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएस से अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। इसमें जो है टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। इन 15 सदस्य देशों में से 5 देश ऐसे होंगे जो अस्थायी होंगे, प्लस 10 अस्थायी देश होते हैं।
10 अस्थाई देश होते हैं। जो 5 अस्थाई देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 देश जो हैं वो अस्थाई हैं और बाकी जो हैं वो 10 देश जो हैं वो अस्थाई देश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, कहाँ पे? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, तारापुर। तो ये जो है वो मुंबई में स्थित है। भारत के मुंबई शहर में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, बी.एन. रॉय या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसको जो है वो एम.एन. रॉय जी ने दिया हुआ था पहली बार। इन्होंने ही कब दिया था? 1934 में। 1946 में क्रिप्स सम्मेलन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन पर, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन संतूर वादक है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? निखिल बनर्जी, उस्ताद बिंदा खान, शिव कुमार शर्मा, सज्जाद हुसैन। तो इसमें जो है कौन है? तो वो हैं शिव कुमार शर्मा जी हैं, वो प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगर हम और भी फेमस संतूर वादकों की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है रुस्तम सोपोरी, रुस्तम सोपोरी जी हैं। वर्षा अग्रवाल हैं, वर्षा अग्रवाल हैं। तरुण भट्टाचार्य हैं। यहाँ पर निखिल बनर्जी क्या है? तो निखिल बनर्जी जो है उनका संबंध जो है वो सितार से है, सितार वादक हैं। उस्ताद बिंदा खान जो है वो सरंगी वादक हैं, सारंगी वादक हैं। सज्जाद हुसैन जो है वो मल्टी टैलेंटेड हैं, सितार से सितार वादन भी करते हैं, वीणा से भी इनका संबंध है, बांसुरी से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सेब से संबंधित रोग कौन सा है? द डिजीज रिलेटेड विद द एप्पल इज नोन एज फायर ब्लाइट, रेड रस्ट डिजीज, टिक्का डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज। इनमें से कौन सा है जो सेब से संबंधित है? जैसे ग्रीन ईयर डिजीज जो है ये जो है बाजरे से संबंधित है, बाजरा से संबंधित है। टिक्का डिजीज जो है वो मूंगफली से होता, मूंगफली में होता है, मूंगफली से संबंधित है। रेड रस्ट डिजीज जो है वो चाय से संबंधित है। फायर ब्लाइट जो है वो सेब से संबंधित रोग है, सेब से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 49वीं समानांतर रेखा, सीमा रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच में है? उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया, फ्रांस जर्मनी, यूएसए कनाडा, भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच में तो रेडक्लिफ है, रेडक्लिफ है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो है वो 49, यही है, ऑप्शन नंबर 3 से 49 पैरेलल बाउंड्री इन्हीं के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी की बात किया जाए तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में वो मैगी नॉट लाइन है, मैगी नॉट लाइन है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है, इनके बीच में लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है किस चीज का? सॉइल पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का, गैस प्रदूषण का या फिर जल प्रदूषण का? तो लाइकेन जो है वो किस चीज का चेतावनी देता है? तो वो देता है वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। लाइकेन होता कैसे है? लाइकेन किससे होता है? तो ये कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉमिनल इंटरनल यूनिटी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूजर्स, नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। तो इसमें जो है वो नेशनल इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए